बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में आज अहम समाअत हुई है और ये वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की अपीलों पर समाअत हुई है जो पहले से मुकर्रर नहीं थी, आज ही मुकर्रर की गई क्योंकि सारा दिन इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद रहे और फिर वो जो केस है वो फिक्स हुआ और वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिसमें दूसरे जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर साहिबा थी जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ साहिबा इसमें जो है वो दूसरा जो बेंच में दूसरे ऑनरेबल जज साहिबा शामिल थी। मैंने आपको बताया था 2 बेंचेस काम कर रहे हैं, एक ये बेंच है और एक दूसरा बेंच था जस्टिस जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब का। और मुझे उम्मीद थी कि कानूनी तौर पर भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उस बेंच में शामिल नहीं होंगे या नहीं होना चाहिए कि जिसमें वो खुद इस तरह का एक मामला पहले एक फैसला दे चुके हैं जिसकी वजह से ये सारी जो कंट्रोवर्सी है वो सामने आई है और इलेक्शन कमीशन को मौका मिला और जो बलदियाती इलेक्शन है वो मुलतवी कर दिया गया। लेकिन जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब चूंकि बेहतर समझते हैं और बेंच बनाना उनका अख्तियार है, इस वजह से वो जो बेंच था उसमें वो खुद उसको हेड फरमा रहे थे और उनके साथ जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा मौजूद थी। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की जानिब से अपीलों पर समाअत हुई तो अदालत ने जो सिंगल बेंच का फैसला है उसको मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी, दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और फैसला बरकरार रखा। अदालत में जब समाअत शुरू हुई, अदालत आलिया ने बलदियाती इलेक्शन से मुतल्लिक जो अपीलें हैं उस पर समाअत की तो उसमें दौरान समाअत दलाइल देते हुए इलेक्शन कमीशन के वकील ने अब वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का वकील और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन वो एक दूसरे के खिलाफ ही एक दूसरे के आर्गूमेंट्स के खिलाफ आर्गूमेंट्स कर रहे थे। तो अदालत ने कहा पहले आप दोनों एक बात पर आ जाएं फिर अदालत को कोई बात समझाइएगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि इस अदालत के फैसले को सिंगल बेंच ने मद्देनज़र नहीं रखा और अदालत ने इस्तफसार किया कि जब इलेक्शन कमीशन को यह मामला भेजा गया तो क्या हुआ। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर के इलेक्शन को मुलतवी करने का हुक्म दिया। 28 दिसंबर के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज नहीं किया गया। 28 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो हतमी था। इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ ने अदालत को बताया कि 28 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि हम इंतखाबात मुलतवी कर चुके हैं। 28 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 27 दिसंबर के ऑर्डर पर ही मुनहसर था। अदालत ने कहा आप दोनों को एक बात कर लें, आपका वकील कहता है कि 28 दिसंबर का अलग फैसला था, 27 दिसंबर का अलग फैसला था। इन्होंने 27 दिसंबर का फैसला चैलेंज किया, 28 दिसंबर का फैसला चैलेंज नहीं किया। आप कह रहे हैं कि वो एक ही फैसला था और जो 28 दिसंबर का फैसला था वो बेसिकली 27 दिसंबर पर ही मुनहसर कर रहा था। तो कोई आप एक बात करें और आप क्यों अलग अलग जो है वो अपने मौक़िफ़ दे रहे हैं। वकील मियां अब्दुल रऊफ जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में जो वजूहात बताई उसे सिंगल बेंच ने देखा ही नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अभी कानून बना ही नहीं तो वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि दोनों ऐवानों से बिल मंजूर हो चुका था, मुमकिनात थी, अभी पॉसिबिलिटी थी कि मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात में किस कानून के तहत होंगे और इस वजह से हमने इसको मुलतवी किया। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सवाल किया, वही 2 सवालात कि पहली बात तो यह है कि आपने जो मेरा फैसला था, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा जो मामला मैंने आपके पास भिजवाया था आपने मेरे ऑर्डर के मुताबिक तो आपने उसको देखा ही नहीं, 27 दिसंबर को तो आपने अपनी मर्जी की है। दूसरा आप कहते हैं कि कानून आ गया था, अभी तक तो वो कानून मुजवजा कानून है, जब तक वो गजट में उसको शाये नहीं किया जाता तो आप कैसे उस कानून पर रिलाय कर सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 19 दिसंबर को नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं किया गया, अब वाली पिटीशन में भी चैलेंज नहीं किया गया था। 19 दिसंबर का वो नोटिफिकेशन था जो यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से 125 करने का काबीना का नोटिफिकेशन था। तो अदालत ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब वो तो चैलेंज ही नहीं किया गया था, जब वो चैलेंज नहीं किया गया था तो आज खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट 19 दिसंबर वाले नोटिफिकेशन को कैसे कलअदम करार दे सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पिटीशन में 19 दिसंबर का नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया है, अब गौर से पढ़ लें। जो आईनी सवालात इसमें शामिल हैं इस तरफ ना वो आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले, ना वो आ रहे हैं ना वफाकी हुकूमत आ रही है। माजरत के साथ आप दोनों अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फरमाया वफाकी हुकूमत को भी और इलेक्शन कमीशन को कि माजरत के साथ आप दोनों अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, कोई एक चीज़ भी अदालत के सामने आप नहीं ला रहे। जुल्म की सूरत में कि आप तो इन अदालत से नहीं बच सकते क्योंकि आप कोई भी
कानूनी पॉइंट को, आईनी पॉइंट उठा ही नहीं रहे। आप तो वफाकी हुकूमत का वकील अलग मौक़िफ़ देता है, इलेक्शन कमीशन का वकील अलग मौक़िफ़ देता है। अदालत ने कहा माजरत के साथ आप एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हो। चीफ जस्टिस ने कहा इसलिए कह रहा हूँ कि तैयारी कर लें, कल या परसों के लिए आपके जो अपीलें हैं उन पर समाअत कर लेते हैं और कल परसों हम इसको देख लेते हैं। जिस पर उन्होंने कहा नहीं जनाब, बड़ा जुल्म हो जाएगा, अगर आज फैसला मुअत्तल ना हुआ तो बड़ा जुल्म हो जाएगा। साथ इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में डिवीजन बेंच ने ऑब्जर्व किया कि इलेक्शन कमीशन को हदायत नहीं दी जा सकती। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ममनुआ फंडिंग केस का 1 माह में फैसला करने की डायरेक्शन दी थी। डिवीजन बेंच ने वो हुक्म कलअदम करार देकर कहा था कि इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी नहीं की जा सकती। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कुछ हकायक है जिनको सिंगल बेंच ने मद्देनजर नहीं रखा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन को हदायत दी जा सकती है। ये बात जब पहला जो फैसला था, जब 19 दिसंबर को वफाकी काबीना की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसको फिर 23 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दे दिया था और गैर कानूनी करार दे दिया था, और उसके खिलाफ नून लीग ने और वफाकी हुकूमत ने अपीलें दायर की थी। तो उस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको नहीं दिया जा सकता, उसको डायरेक्शन नहीं दी जा सकती। अब ये बात तो ऑनरेबल जज साहब ने कर दी कि डायरेक्शन नहीं दी जा सकती, लेकिन उससे आगे क्या किया कि ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया था, बल्कि उनको डायरेक्शन दी थी कि 27-28 को इनको सुने और सुन के फैसला दें। अच्छा, उस वक्त डायरेक्शन जायज़ थी, अब जो डायरेक्शन है वो जायज़ नहीं थी। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि जो सिंगल बेंच का फैसला है उसको मुअत्तल करार दिया जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि प्रैक्टिकली और मुनासिब बात बताएं कि 101 यूनियन काउंसिल्स में आप इलेक्शन करा सकते हैं या नहीं करा सकते। डीजी लॉ ने जवाब दिया कि हम इस हवाले से हदायत लेकर ही अदालत को बता सकते हैं। अदालत ने साथ ये भी इस्तफसार किया कि ये बताएं कि आपको कितना वक्त चाहिए होगा, कितने दिनों में आप इलेक्शन करवा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तो इंतखाबात की तारीख गुजर गई है, अब आप बता दें कि कितने दिनों में आप जो है वो इलेक्शन करवा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने एक और सवाल भी पूछा, अगर अदालत सिर्फ इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे देती कि अगर 31 दिसंबर को इलेक्शन करवाने का हुक्म ना देती और आपका 27 दिसंबर का फैसला ही सिर्फ कलअदम करार दे देती, तो उसके बाद भी तो आपको इलेक्शन करवाना था अपने शेड्यूल के मुताबिक। 31 दिसंबर का आपका शेड्यूल था। अगर हम कहें कि सिंगल बेंच ने डायरेक्शन दुरुस्त नहीं दी, उसके बावजूद भी जब आपके फैसले खत्म हो गए थे, कलअदम हो गए थे, तो उसके बाद तो आप पाबंद हैं अपने उस नोटिफिकेशन के जिसमें आपने शेड्यूल बनाया हुआ है। तो फिर डायरेक्शन से कोई फर्क तो नहीं पड़ा। आपका फैसला कलअदम करना ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार था। अगर वो सिर्फ यही इख्तियार इस्तेमाल करती और इससे आगे ना बढ़ती, डायरेक्शन ना देती, फिर भी आप कहाँ पे खड़े होते? आप तो जीरो पर खड़े थे। डीजी लॉ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आज़ादाना अपना फैसला कर सकता है। चीफ जस्टिस ने पूछा, अब इंतखाबात की तारीख गुजर गई है तो क्या आपने अब सिर्फ पोलिंग डे का ऐलान करना है? जिस तरह बताया गया है कि सदर ने बगैर दस्तखत वो बिल वापस भेज दिया, तो कानून तो यही रहेगा। अदालत ने कहा कि 125 यूनियन काउंसिल का कानून बन जाता है तो कितने दिन चाहिए होंगे आपको इलेक्शन के लिए? डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि जी हमें तो 4-5 महीने चाहिए होंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर किसी भी वजह से इलेक्शन मुलतवी हो जाए तो दोबारा कराने का क्या तरीकाकार होता है, जिस पर डीजी लॉ ने बताया कि इस सूरत में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान करते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफे की सूरत में कितने दिन चाहिए आपको? जिस पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि फिर हम 120 दिनों में इलेक्शन करवा सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों के नकास और गलतियां भी दूर करनी हैं। अगर ये हल्का बंदियां करेंगे नए सिरे से तो तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया, एक चीज़ तो सिंगल बेंच ने ठीक लिखी है, जिस वजह से मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था वो उन्होंने देखा ही नहीं। कि जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कह रहे हैं कि मैंने जो ऑर्डर दिया था, जो मामला मैंने जिस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था, वो इलेक्शन कमीशन ने उसको देखा ही नहीं, और इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई अपनी राय नहीं दी कि क्या जब शेड्यूल तय हो जाए, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए, तो क्या यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाई जा सकती है या कोई कानून साजी की जा सकती है। आपने तो इस पॉइंट को देखा ही नहीं है। तो ये बात तो सिंगल बेंच का फैसला दुरुस्त है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को तो मद्देनजर ही नहीं रखा गया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि सिंगल बेंच का जो फैसला है उसको मुअत्तल करार दिया जाए। अदालत ने कहा ऐसे मुअत्तल नहीं होता, आप पहले ये बताएं कि मुनासिब बात करें और प्रैक्टिकली बात करें कि आप कितने दिनों में इलेक्शन करवा सकते हैं। 101 यूनियन काउंसिल्स में आप इलेक्शन करा सकते हैं, और अगर आप 125 की तरफ नहीं जाते, 101 यूनियन काउंसिल्स में आप कब तक इलेक्शन करवा सकते हैं। इस पर अदालत ने कहा हमें बताएं। अच्छा, मुझे जब ये समाअत शुरू हुई थी तो मुझे भी ये उम्मीद थी और मैं ये समझ रहा था
کہ الیکشن کمیشن کو، چونکہ الیکشن کمیشن نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کرنی تھی، انٹرا کورٹ اپیل کو قابل سماعت قرار دینا بھی یہ ان کا حق ہے، جب بھی کوئی فیصلہ ہے تو فیصلے کے بعد اپیل حق ہوتی ہے، اور وہ اپیل انہوں نے دائر کر دی تھی اگلے دن ہی، اب وہ چونکہ چھٹیاں تھیں، چھٹیوں کی وجہ سے وہ فکس نہیں ہوئی تھی، لیکن الیکشن کمیشن اپیل اس وجہ سے دائر کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ توہین عدالت نہ لگے، اس آرڈر پر عمل درآمد ہونی ہے، اب وہ توہین عدالت سے بچنے کے لیے کہ وہ اسپیسیفک ڈے پر نہیں کروا سکا، اس پر وہ توہین عدالت سے بچ سکتے ہیں، اس وجہ سے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی گئی۔ مجھے یہ تھا کہ عدالت یہ کہے گی کہ چلیں آپ 31 دسمبر کے حد تک ہم آپ کو معافی دے دیتے ہیں، ڈویژن بینچ معافی دے دیتا ہے، آپ بتا دیں اسی ہفتے کو تاریخ رکھ لیں، اور الیکشن کمیشن جیسا کہ تیار بھی ہے، الیکشن کمیشن نے تو کل ہی اپنی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اب ہوا یہ کہ اس پر ڈی جی لا نے کہا، جب عدالت نے کہا کہ 101 یونین کونسلز میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کب الیکشن کرا سکتے ہیں، تو ڈی جی لا نے کہا کہ ہم اس حوالے سے ہدایات لے کر عدالت کو بتا سکتے ہیں۔ اس پر پھر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا، اور بعد میں جو فیصلہ سنایا اس میں سمپل نوٹس جاری کیا ہے پی ٹی آئی کو اور جماعت اسلامی کو وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کی اپیلوں پر 9 جنوری کے لیے، اور جو فیصلہ ہے سنگل بینچ کا 31 دسمبر کو الیکشن کروانے کا وہ معطل نہیں کیا، اس کو برقرار رکھا ہے۔ الگ ایک درخواست ہوتی ہے انٹرم ریلیف کی 151 کی، وہ جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا، اور عدالت نے اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ اب الیکشن کمیشن کو 9 جنوری تک، الیکشن کمیشن میکسیمم اس کو اتنا ریلیف مل گیا ہے کہ وہ 9 جنوری سے پہلے کوئی تاریخ مقرر کر دے الیکشن کی۔ آج خود ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ تاریخ مقرر کر دیں، اور وہ ہفتے کی ہو سکتی ہے، 10 دن کی ہو سکتی ہے، اتنا ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ جو یہ سارے حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سوائے عمران خان اور عوام کے الیکشن کوئی نہیں کروانا چاہتا، اس ملک میں کوئی الیکشن نہیں چاہ رہا، اور اس ملک میں جو اندھیر نگری جیسے چل رہی ہے سب یہی چاہتے ہیں، اور سب اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ جی، جیسے اس بات پر اجماع ہے کہ عمران خان کو ہر صورت کک آؤٹ کرنا ہے، ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنا ہے، اور دوسرا اس بات پر بھی سب کا اجماع ہے بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ جو بلدیاتی الیکشنز ہیں کراچی میں وہ وہاں اپنی بدماشی جمائے ہوئے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ الگ سے بدماشی ہے، اور اب ان کو 9 جنوری تک ٹائم مل گیا ہے۔ جو پہلے نہیں الیکشن کروانا چاہتا تھا وہ اب اس کو ہفتہ ایک اور مل گیا ہے، اس ہفتے میں وہ کہاں الیکشن اناؤنس کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی ابھی جو توہین عدالت ہے وہ نہیں لگی، تو وہ توہین عدالت لگے گی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توہین عدالت ابھی مقرر بھی نہ کی جائے، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کرنی ہے، تو وہ کیونکہ وہ جو جج صاحب ہیں وہ 8 تاریخ تک چھٹیوں پر ہیں، ارباب طاہر صاحب، تو وہ بھی 9 کو لگے، یہ بھی 9 کو لگے، اور اس دن پھر کچھ ہو سکتا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔